नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। कल से बहुत काम पे लगे हैं सभी लोग। सब लोगों के फोन बंद नहीं हो रहे हैं। क्या हो गया। देखिए, इस वक्त देश में एक ही चर्चा है और आज के प्रोग्राम में भी इसी मुद्दे पर चर्चा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? पूर्व मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उनका इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब इसमें दो तीन बातें छिपी हुई हैं। आपने कल से बहुत सारे कयास सुने होंगे, ये हो गया, वो हो गया, इस बात पर उनकी नाराजगी थी, उनसे इस बात पर सरकार की नाराजगी थी, सारी बातें। लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण तो तभी मिलेगा जब कोई बाहर आकर के बोले, या तो सरकार से बाहर कोई व्यक्ति बोले कि भाई हम जगदीप धनखड़ साहब की इस वजह से हम कुछ असहज महसूस करते थे और उसके बाद उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया। अगर स्वास्थ्य वजह नहीं है तो, या जगदीप धनखड़ साहब कभी कोई कमेंट आज नहीं तो भविष्य में करें तो पता चलेगा क्या स्वास्थ्य वाकई में असल वजह है या इसके अलावा कुछ और। स्वास्थ्य वजह क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में बहुत सारे बयान आप देख रहे हैं, खासतौर पर ऑपोजिशन के एमपीज के, कि वो बिल्कुल ठीक थे। जब वो हाउस चला सकते हैं तो ऐसी क्या मजबूरी होगी कि सत्र के पहले दिन पूरे दिन का काम करने के बाद स्वास्थ्य का हवाला देकर के वो इस्तीफा देते। अगर वो ऐसा करते तो कम से कम सरकार को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया होता। लेकिन सरकार को अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो पहले सरकार बताती या इस्तीफे के साथ साथ सरकार बताती। वो भी नहीं हुआ। तो इससे ये बात तो लगती नहीं कि स्वास्थ्य कोई बड़ी वजह रही होगी। हालांकि इस वर्ष उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, वो एम्स में भी भर्ती रहे। वो एक बार नैनीताल के दौरे पर थे तो वहां भी उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो ये इश्यूज थे उनके साथ। लेकिन वो अचानक इतने बढ़ जाएं कि सत्र चलने वाला है उससे पहले वो इंडिकेट ना करें गवर्नमेंट को और सत्र के पहले दिन काम करने के बाद वो अपना इस्तीफा दें, तो लगता है कि बात तो कुछ और है। फिर कई बातें इसके अंदर जुड़ गई, उनकी हम लोग आज प्रोग्राम के अंदर जो है वो हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कल दो घटनाएं हुई जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा बात हो रही है। वो घटनाएं क्या है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग कहां चले, मतलब महाभियोग चले तो उसकी शुरुआत कहां हो, लोकसभा से हो कि राज्यसभा से हो। इस बात को लेकर के कल एक कंफ्यूजन दिखाई दी सत्ता पक्ष के अंदर। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की तरफ से महाभियोग वाला जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया और बताया जाता है कि सरकार को इसके बारे में मालूम नहीं था क्योंकि उनकी तैयारी शायद इसको लोकसभा में लाने की थी और आनन फानन में फिर एमपीज को बुला करके दस्तखत कराए जाने लगे। तो ये बताता है कि या तो धनखड़ साहब ने नहीं बताया सरकार को, या सरकार को बिल्कुल नहीं लगा कि धनखड़ साहब ऐसा कर देंगे और विपक्ष का प्रस्ताव वो स्वीकार कर लेंगे। दूसरी घटना जो विपक्ष बता रहा है और उस पर अब ऑफ रिकॉर्ड सोर्सेस से जेपी नड्डा साहब का भी प्रतिक्रिया उनकी आई है, छपी है कई जगहों पर, कि पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर पहले तो उनका एक बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड पे जाएगा, ये जो बोलेंगे विपक्ष जो बोल रहा है वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। इससे वो आहत हुए। ये काम तो चेयर का है, चेयर बताए। दूसरी बात, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की कमेटी के अंदर सुबह 11 बजे शामिल होते हैं नड्डा जी भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भी। फिर तय होता है शाम को 4 बजे मिलेंगे। शाम को 4 बजे की 4:30 की बैठक में दोनों ही लोग नहीं होते। तो ये बड़ी अभूतपूर्व सी चीज है। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के अंदर लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में नड्डा साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों का ना जाना, यानी सरकार ही नहीं जा रही बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में। ये तो कभी सुना ही नहीं हमने। तो ये बड़ी विचित्र सी बात थी। क्या ये वो ट्रिगर बन गया जिसकी वजह से अब लगा धनखड़ साहब को कि ठीक है, अगर काम नहीं हो पा रहा है मिलजुल कर तो फिर इस्तीफा देना ही बेहतर है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। हालांकि नड्डा साहब ने एक बताया कि हमारी कुछ और व्यस्तता आ गई थी, मेरी और रिजिजू जी की, और हमने ये वीपी ऑफिस को कम्युनिकेट कर दिया था, राज्यसभा सचिवालय को किया होगा, उनको बता दिया था कि भाई नहीं आ पाएंगे हम लोग। लेकिन अगर कम्युनिकेट कर दिया था तो धनखड़ साहब फिर मीटिंग में इंतजार क्यों करते रहे? जैसा कि विपक्ष के नेता बता रहे हैं कि उनको उनकी मौजूदगी में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस बात को जानते थे कि नड्डा जी और रिजिजू जी इस बैठक में नहीं आने वाले, तो उनको नहीं बताया गया। क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा? एनीवे, दो तीन छोटी छोटी बातें और फिर आपके मेहमान, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ये जो घटनाक्रम हमें पता चला है वो एक घटनाक्रम विशेष ये भी था कि परसों धनखड़ साहब ने एक बड़ी पार्टी दी थी। ओकेजन था उनकी वाइफ का, उनकी धर्मपत्नी का जन्मदिन। गेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी थी, तकरीबन 800 लोगों का एक डिनर, एक भोज उन्होंने रखा। बताया जाता है कि इसमें सत्ता पक्ष से कोई बहुत बड़े लीडर्स नहीं थे, ऑपोजिशन के काफी लीडर्स थे। अरविंद केजरीवाल भी थे, हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात हुई, या तो उसी दिन या उसे एक आध दिन आगे पीछे भी उनकी मुलाकात हुई। तो विपक्षी नेताओं से वो लगातार मिल रहे थे।
राज्यसभा सचिवालय के पूरे स्टाफ को इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या वो मन बना चुके थे इस्तीफे का, और ये सॉर्ट ऑफ फेयरवेल जो उन्होंने खुद ही दे दिया कि सभी लोगों जिनके साथ मिलकर काम किया है उनको बुलाओ, उनके साथ भोज पर, उन डिनर पर जो है उनसे मुलाकात हो, बातचीत हो। तो क्या उन्होंने ऐसा सोचा, इसलिए उन्होंने ये पार्टी दी? और उसमें सत्ता पक्ष के बड़े नेता क्यों शामिल नहीं थे? कल उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर खाने पे जाना था, वो वहां भी नहीं गए। खबर तो यहां तक आई कि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिनर पैक करा के उनके और परिवार के लिए उनके घर भिजवाया। तो ये भी एक अजीब सी बात है जो पता लग रही है। तो अब इन सब के बीच क्या ऐसी बात हो गई कि धनखड़ साहब को इतनी चुभ गई कि उन्होंने बगैर किसी को बताए ये इस्तीफा देने का फैसला कर लिया? अब दो बातें और जो मुझे तो ऐसा कम से कम लगा कि सवालों पर विराम नहीं और सवालों को जन्म देती हैं। एक जानकारी जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने दी कि ऑफिशियल फेयरवेल जो परंपरा है दिए जाने की किसी भी आउटगोइंग हाई लेवल फंक्शनरी को, और उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, फेयरवेल प्लान नहीं किया जा रहा है, उनके लिए फेयरवेल प्लान नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है। और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आया, इतना छोटा ट्वीट मैंने इतने बड़े पद के व्यक्ति के लिए उम्मीद नहीं की थी कि आएगा। इससे बड़ा ट्वीट तो अच्युतानंदन की श्रद्धांजलि पे उन्होंने दिया था, जो श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केवल 2.5 लाइन, दो लाइन, 2 बार केवल इसमें जैसे राहुल गांधी है सर की शुभकामनाएं दी थी। हाँ, तो वैसा तो अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उनके इस्तीफे पर रिएक्ट किया, और वो भी काफी देर के बाद किया, इससे भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ वर्किंग रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ गई थी। तो पहले समीर जी आज बताएंगे कि समीर जी फोन सबसे ज्यादा लगाते हैं। समीर जी बताइए क्या खबर मिली? निश्चित रूप से कल खबर फ्लैश हुई सब जगह, तो मतलब सब आश्चर्यचकित थे कि भाई ऐसा अचानक से एकदम से क्या हो गया कि पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जी एकदम स्वस्थ नज़र आ रहे थे। राज्यसभा में उन्होंने बढ़िया जिम्मेदारी से काम निभा रहे थे, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, उसको वो सुन रहे थे, बात भी रख रहे थे। और अचानक कुछ घंटों बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी स्वास्थ्य की चिंता हो गई। उन्होंने लिख दिया कि भाई मेडिकल एडवाइस मुझे ये दी गई है कि आराम किया जाए। तो मेडिकल एडवाइस तो कल तो नहीं हुई होगी, मेडिकल एडवाइस तो बहुत पहले आ गई होगी। तो शनिवार रविवार भी था उनके पास, फिर सोमवार के दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ बड़ा सरकार के बीच में मतलब और उपराष्ट्रपति के बीच में मतभेद रहे होंगे, और किसी मामले को लेकर सरकार बहुत नाराज रही होगी। ऐसी चर्चाएं कभी आपने सुनी थी कि कोई मतभेद है? नहीं, मुझे लगता है ऐसी कोई, लेकिन दो चीजों में मुझे लगता है सरकार बहुत असहज थी इनके साथ। एक बड़ा मामला वो हुआ था जब ये अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसके बाद जब ये लौटे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं जब अस्पताल में भर्ती था तो सोनिया गांधी लगातार मेरी पत्नी के साथ संपर्क में थी और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनिया जी ने मेरी इतनी स्वास्थ्य की चिंता की। अच्छा। इसके अलावा अभी जब अरविंद केजरीवाल इनसे मिलकर आए, 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल मिलने गए थे, उस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बड़े नेताओं ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई अरविंद केजरीवाल का उपराष्ट्रपति से मिलने का क्या कारण है। न अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के सांसद है, न अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और अभी ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल आकर मिले। कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिस पर अरविंद केजरीवाल को अपनी बात रखनी हो उपराष्ट्रपति के सामने। उनके साथ मिलना और उनके साथ चर्चाएं होना, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी को भी एक गवारा अच्छा नहीं लगा होगा, शीर्ष नेतृत्व को, कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई है। और लगातार जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ समय से उपराष्ट्रपति जी के जो बयान आए थे 1-2 बार कि मैं दबाव में काम नहीं करता, मैं तनाव में काम नहीं करता हूं, वो एक कारण रहा होगा। और कई सीरीज रही होगी, ऐसा नहीं होता कि भाई एक कारण से होते तुरंत इस्तीफा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी बहुत धैर्य के नेता है। अब देखिए, सत्यपाल मलिक से जब नाराज थे तो उनका इस्तीफा नहीं लिया गया था, जबकि वो राज्यपाल थे, चाहते तो उनको बर्खास्त कर सकते थे या इस्तीफा ले सकते थे। उनको जम्मू कश्मीर से हटा के आपने मिजोरम या दूसरे छोटे राज्य में भेज दिया, गोवा भेजा, गोवा से आपने उनको फिर मेघालय भेज दिया, उनका टेन्योर खत्म हो गया। 2 साल का समय था उपराष्ट्रपति के पास। मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बात रही होगी जो लंबे समय से चली आ रही होगी, और अब पार्टी को लगा हो कि अब वक्त आ गया है। बातें तो सर बहुत सारी हुई ऐसी, जैसे अभी आपने बताया उनका स्टेटमेंट में दबाव में काम नहीं करता। कृषि मंत्री के सामने उन्होंने कहा कि किसानों के साथ एक पल आप पर भारी है। वादा किया गया किसानों से, वादा क्यों नहीं निभाया गया,
कालचक्र घूमता जा रहा है, आज भी वही मुद्दे हैं, तो वो बात बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट था वो, और कृषि मंत्री की मौजूदगी के अंदर। इसके अलावा जो वो टिप्पणियां न्यायपालिका पर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे थे, ये जो जस्टिस वर्मा वाला जो कांड हुआ, इसमें जिस तरीके से मुखर होकर वो बोल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा व्यक्ति बहुत संभल कर बोलता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बड़े खुलकर अपने फ्रैंकली अपनी बात जो है वो किया करते थे। जितना वो बोल रहे थे उतना तो सरकार में कोई भी नहीं बोल रहा था, जबकि उनको सरकार का अंग नहीं माना जाता। लेकिन ये बातें जो है, हो सकता है इससे भी कुछ असहज परिस्थिति बनी हो। सर, ये इस्तीफा दिया गया या लिया गया, पहले तो आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम है कि 4 बजे तक वो मीटिंग कर रहे हैं, 4:30 बजे जब आधा घंटा बीएससी की मीटिंग में इंतजार करने के बाद लोग नहीं पहुंचे, सत्ता पक्ष के लोग, उसके बाद उन्होंने मीटिंग अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दी। इसका मतलब तब तक उनका मन इस्तीफा देने का नहीं था, वरना अगले दिन के लिए मीटिंग क्यों पोस्टपोन करते? उन्होंने कहा कि अगले दिन मीटिंग करेंगे इस पर। और जैसा कि राज्यसभा सचिवालय के लोगों से अगर आप बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी बताते हैं कि शाम तक 6-7 बजे तक सब कुछ जो है सामान्य था और कहीं ऐसा कुछ नहीं था। फिर अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, इस्तीफा देने का एक तरीका होता है। इस्तीफा आप मान लीजिए भेजा आपने, तो आप पहले बात करते हैं, उसके बाद वो इस्तीफा जाता है। आपने इस्तीफा देते ही उसको एक्स पे पोस्ट कर दिया जी, अपने उस पे, यानी और कारण ऐसा दिया कि कोई मान मनोरंजन की गुंजाइश ही न रहे सेहत का। तो कहीं ना कहीं कोई प्रोवोकेशन ऐसा हुआ है कि उनको अचानक इस्तीफा देने का उनका मन हुआ, या तो उनसे लिया गया या दिया उन्होंने। स्क्रीन पे जो है मैं बता दूं, 1 मिनट, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। मतलब इसको ऑफिशियल कर दिया गया है कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया गया। अब जैसे 2-3 बातें भी समीर जी ने बताई, सोनिया गांधी वाला बयान बताया, अरविंद केजरीवाल का बताया, इस तरह की। देखिए, आउट स्पोकन तो आज नहीं थे, वो तो जब बंगाल के गवर्नर थे तब तो वो बाकायदा, आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, गेट फांद रहे हैं यूनिवर्सिटी में और सब जगह, बिल्कुल प्रोएक्टिव आउट स्पोकन। तो वो कोई और आउट स्पोकन अभी थोड़ी हुए, वो तो जब से गवर्नर बने उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने, बल्कि उसका तो एक तरह से उनको रिवार्ड मिला था बंगाल में, उनकी गवर्नरी में जो इस तरह उन्होंने, तब वो बड़े अच्छे लगते थे। और उसके बाद तो आउट स्पोकन होना मुझे नहीं लगता उनके, लेकिन आउट स्पोकन आप किस पर हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं, आप ओम प्रकाश चौटाला की पुण्यतिथि में जा रहे हैं, तो वहां ओम प्रकाश चौटाला जी की तारीफ में इतना ज्यादा गुणगान कर रहे हैं कि सामने वाले जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना गुणगान क्यों किया। जबकि ओम प्रकाश चौटाला के बारे में के रिश्ते जो है बीजेपी से और मौजूदा जो निजाम है बीजेपी का, और बड़े ही तिरछे रिश्ते रहे। फिर अरविंद केजरीवाल से मिलना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ बता रही थी कि दूरी बढ़ गई थी और खटास पैदा हो गई थी। और खटास पैदा हो गई, ये कारण महत्वपूर्ण नहीं समझ में आ रहा है क्यों हुई। ये तो सब हम सब अंदाजा लगा रहे हैं साहब, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उन्होंने ये कहा ये किया। कुछ तो, एक दिन में तो नहीं होता, देखिए होता है। लेकिन कुछ कारण, देखिए जब हमारी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो और हम एकदम से दूर होने लगे, तो कोई ना कोई कारण तो होता है ना विशेष। तो इतना अच्छा इनका संबंध था सरकार के साथ। ठीक है, बताया तो ये भी क्या कि वो कुछ चीजें चाहते थे, जैसे भाई मेरी काफिले में जो गाड़ियां चलती हैं वो बदलना चाहते थे या उसको बढ़ाना चाहते थे, सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते थे। इसको लेकर नो हो गई कि नहीं, वो नहीं किया गया, हो गई नहीं। देखिए, वो ऐसे हैं, जब महाभियोग उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो एक दिन के लिए वो छुट्टी नहीं ली उन्होंने, जबकि न्याय का तकाजा होता है कि भाई अगर किसी जज पर कोई चिट्ठी लिख दे कि भाई इन पर विश्वास नहीं, तो बेंच छोड़ देते हैं। लेकिन छुट्टी नहीं ली और सामना किया उसका, तो यानी तब तक सरकार और वो बिल्कुल एक साथ थे। हाँ, और वो महाभियोग लाने वाले आज ऐसे मिस कर रहे हैं जैसे जाने कितना आज वो मिस कर रहे हैं। अभी सुनाता हूँ कांग्रेस के बयान, तो वाह वाह वाह, देखने लायक कि जो नड्डा जी ने कहा ना जो हाउस में, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, एक तरह से उन्होंने, नड्डा जी वो सोबर व्यक्ति हैं, वो बहुत आमतौर पर इस तरह की एग्रेसिव लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो क्यों बोले, कैसा बोले, उस पर भी उन्होंने बाद में बोला, वही ऑफ रिकॉर्ड जो छपा हुआ है, कि मैं चेयर का बिल्कुल अपमान करना नहीं चाहता था, मैं चेयर को कह भी नहीं रहा था, मैं तो अपने विपक्ष के साथी को कह रहा था, ये कोई डिक्टेट नहीं था। नहीं, वो बात सही है, लेकिन वो ये कह सकते सुनने में तो यही लगा, वो ये कह सकते थे कि आई विल रिक्वेस्ट टू द चेयर। हाँ ठीक है, त्रिपाठी जी, ये जो कल पहले आपकी पूरे प्रकरण पर राय एक दीजिएगा, और फिर कल ये जो जस्टिस वर्मा के महाभियोग को चलाने को लेकर प्रस्ताव स्वीकार करने वाली बात कही जा रही है कि भाई राज्यसभा में उन्होंने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बताया गया कि फिर बड़े आनन फानन में जो है सत्ता पक्ष को हस्ताक्षर करवाने पड़े लोकसभा में प्रस्ताव डालने के लिए। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सारा उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाइन में दे दिया है।
हम लोग जो भी बहस कर रहे हैं, कल रात 9:25 के बाद से अभी तक जो कहानी कुर्सी की चर्चा है, तो अलग अलग संदर्भ थे। एक लाइन की बात है जो इसमें है, मोदी जी ने धनखड़ जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर दी। और ये किन स्थितियों में होता है, ये कोई राजनीतिक तौर पर बताने समझाने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं स्थितियों में होता है जहां आपको लगे कि अब ये हमारे किसी उपयोग, किसी रिश्ते, किसी संबंध, किसी तरह के वर्किंग रिलेशन में अब नहीं रहने वाले। इसमें कोई हिब्बत नहीं है और इसमें मुझे जरा सा भी संकोच नहीं ये कहने में कि इसको देखते हुए ये 1.5 लाइन का जो उनकी पोस्ट है, बेहद गुस्से में प्रधानमंत्री, थोड़े मोड़े नहीं, लग तो रहा पढ़ के बेहद गुस्से में है। और ये गुस्सा कहीं ट्रिगर हुआ है। जैसे मैं इन चीजों से नहीं सहमत होता हूं, क्योंकि देखिए एक चीज और डिस्क्लेमर पहले बताना जरूरी है कि जब धनखड़ जी को पता नहीं कब पता चला कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, तो हमको कहां से पता होगा कोई चीज। तो ये पहले डिस्क्लेमर चलाना जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि धनखड़ जी को पता नहीं कब पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर हम लोगों को कहां पता होगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी रेड लाइन वो क्रॉस कर गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, किसी सिटिंग जस्टिस के ऊपर इस तरह से अभियोग करने का, महाभियोग चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इसको सरकार का एजेंडा बताया। 2 इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सीजीआई कह दें, उस वक्त संजीव खन्ना जी थे, तो अभी हम एफआईआर तक दर्ज कर लेंगे। यह कहा जाता है कि उस वक्त जो फायर फाइटिंग टीम थी, जो भी आग बुझाने वाले लोग थे, दमकल कर्मी, जो वीडियो बना, जो गया, जो पुलिस कमिश्नर और फिर सब कुछ होम मिनिस्ट्री की निगरानी में था। लेकिन चूंकि ऐसी बाध्यताएं हैं कि आप जज के ऊपर, जो सिटिंग जज है, उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, तो वो दूसरी तरह से आया। और देश के लोगों को मीडिया पर भरोसा रखना चाहिए। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग तक पहुंचा है, तो आपने इस कहानी कुर्सी की में भी खूब जमकर सुना और हर जगह मीडिया घबराया नहीं, सोचा नहीं कि हमारे ऊपर भी क्या होगा। इतना बड़ा एजेंडा और उसको आप यूं ऐसे हाथों से चले जाने दें। लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए चेयर पर बैठने की वजह से धनखड़ जी दोषी हो गए? ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि भाई वैसे भले न कहें कि पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, लेकिन भाई जो उपराष्ट्रपति आपका है, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि क्रूशियल मौके पर वो आपको बचा लेगा। टाइम लिया जाता है, टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके प्रतिनिधिमंडल जाता है। 63 सांसदों के दस्तखत हो गए, लेकिन क्या ये काम धनखड़ जी का है? ये तो फ्लोर लीडर का काम होता है। विजय जी और विनोद जी हैं जो बहुत ज्यादा हमसे जानते हैं, और सदन की कार्रवाई ये कौन करता है? ये तो फ्लोर लीडर का जिम्मा है ना, चेयर का जिम्मा थोड़ी ना है। चेयर का जिम्मा तब आया जब वो लेकर अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास पहुंच गए कि भाई यशवंत वर्मा पर हमारी महाभियोग की 63 लोगों की चिट्ठी है। फ्लोर लीडर क्या कर रहे थे? उनका मैनेजमेंट क्या था? और पिछले कुछ समय से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी सरकार मौजूदगी में दिखती है, नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, अमित शाह जैसा गृह मंत्री है, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट जैसी चीज नहीं। मैं इसको एक लाइन में समझना ही चाह रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती थी कि ये प्रस्ताव हमारी तरफ से जाए? 100% ओके, सरकार ने इसको एजेंडा बनाया था और ये बड़ी बात थी। सिटिंग जज के खिलाफ आप जब करते हैं सरकार के तौर पर भी, तो सरकार के लिए भी बहुत सहज स्थिति नहीं होती। आप सोचिए कि कपिल सिब्बल ने कह दिया था, कई और बड़े वकीलों ने कह दिया था, लग रहा था कहीं फिर गोलबंदी ना हो जाए। और किरण रिजिजू ने कहा कि हमने हर पार्टी से बात की है, हर पार्टी वाला इसमें दस्तखत करेगा। जो सरकार का मोशन है, मतलब मूव जो उन्होंने किया है इंपीचमेंट लोकसभा में, ठीक है, उस पर राहुल गांधी के दस्तखत है। आप यहां तक पहुंचे और राज्यसभा में आपको कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है ट्रिगर पॉइंट तो ये है, ये जिसको अगर साफ साफ कहें तो सरकार की जो एंटी करप्शन, जिसको कहते हैं सोल क्रूसेडर के तौर पर, जो नरेंद्र मोदी और इस सरकार की जो एक कहें कि अभियान के तौर पर, या जिस तरह से भी आप शब्दावली जो भी उपयोग कर लें, उसमें लगा कि कहीं और क्या इसी वजह से फिर नड्डा जी और रिजिजू जी उस बीएससी की मीटिंग में नहीं गए? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अपना अनुमान है। हम जितनी बात कर रहे हैं अनुमान ही है, लेकिन चूंकि जब अब मोदी जी ने कहा तो इसका स्पष्ट मतलब है ये ऑल ऑफ सडन हुआ, तुरंत हुआ कि नहीं अब इसके आगे नहीं हो सकता है, और एक तरह से बात टूट गई। सर, खबर, अनुमान, जानकारी जो भी, एक तो खबर ही हम लोग गलत चला रहे हैं। हाँ जी, सब लोग। सवाल खबर ये है कि क्या ये खबर सही है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया? या खबर ये होनी चाहिए क्या जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया? बिल्कुल ठीक, सवाल होना चाहिए, ये सवाल है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया? ये ज़्यादा सही खबर लगती है मुझे।
जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने, जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट पर अपना, कोई भी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा एक्स पे पोस्ट थोड़ी करेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी उसको स्वीकार ना कर ले। राष्ट्रपति ने तो स्वीकार नहीं किया था। 9:25 पर जब वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं तब तक तो राष्ट्रपति जी ने ये नहीं किया इसका था। मतलब वो केवल इस्तीफा देना ही नहीं चाह रहे थे, वो दुनिया को बताना भी चाह रहे थे। नहीं, दुनिया को तो वैसे भी कल भी आज भी पता चल जाता। मसला क्या है, क्या उन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव बना, इस्तीफा दिया, पहली बात। और यदि मान लें इसी खबर को हम सही माने कि उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति जैसे, उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का व्यक्ति इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री जी से सलाह नहीं करेगा, इन्फॉर्म नहीं करेगा? किया ही होगा, है ना, मतलब करना चाहिए। क्या वो राष्ट्रपति जी के साथ बात नहीं करेंगे? राष्ट्रपति जी से उन्होंने अनशेड्यूल्ड मीटिंग की, मैंने राष्ट्रपति भवन में पता किया, ठीक है, कोई शेड्यूल्ड मीटिंग उस तरह से नहीं उन्होंने कहा। और उपराष्ट्रपति हैं, वो कहेंगे कि मैं आ रहा हूं, तो कब? कल शाम को, ठीक है, शाम को इस्तीफा, मतलब अपना सार्वजनिक करने से पहले। ओके, वो तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि राष्ट्रपति को दिए बिना उस तरह से बात कर राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को जाके दिया होगा ना हाँ, इस्तीफा। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास जाए इसके लिए बहुत शेड्यूल्ड मीटिंग की भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी से बात नहीं की होगी? क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है, ये कोई गॉसिप की बात नहीं है। एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है तो राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है। ये करना क्या है इस इस्तीफे का, ये तो हाँ, बात होगी। और उसके बाद ये खबर हो गई, तो ये खबर ऐसी तो है नहीं कि आपका सौरभ जी का टाइम हो गया सोने का 9:30 बजे, तो आप कल सुबह बात करेंगे। क्या सरकार उसमें एक्टिव दिखाई दी थी? क्या होम मिनिस्टर या क्या जेपी नड्डा साहब या जो सदन के नेता हैं, सदन के नेता राज्यसभा में नड्डा साहब है ना, तो क्या उन्होंने ये कोशिश की? क्या संसदीय कार्य मंत्री ने धनखड़ साहब से मुलाकात करने की कोशिश की? क्या प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ बात की? बयान तो आया नहीं अभी तक? नहीं आया ना, कोई नहीं। वो मुलाकात होती तो कहते ना कि भाई हमने मुलाकात की थी, उनसे मनाने की कोशिश की थी, या उनको, हाँ, आप ये मनाने की कोशिश सरकार ने की या नहीं की? नहीं की, है ना। तो इसका मतलब नहीं की गई, नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि क्या सरकार, ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या सरकार, ये सारा जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं, तो आपका क्या सेंस है कि कहा गया उनको इस्तीफा देने के लिए? मुझे लगता है कि इस्तीफा देने के लिए कहा गया। दो ही बातें हैं ना, वो या तो किसी बात से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया, या तो ट्रिगर पॉइंट कोई भी हो जाए, ट्रिगर पॉइंट कोई भी हो जाए, नाराजगी की ट्रिगर पॉइंट का नाराज दिया। ऐसा भी होता है ना नाराजगी में कि मैंने कहा कि मैं तो इस बात पर रहूंगा, और आपने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा। इसको यदि सॉफ्ट वर्जन में देखें तो ये भी कहा जा सकता है। और अब जैसे हमने सब चीज़ों पर चर्चा की, वो सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जैसे सौरभ जी कहें कि मैं चाय के साथ कुकीज नहीं दूंगा और मैं नाराज हो जाऊं, ये ऐसा कारण नहीं है ना। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना बहुत गंभीर मसला है, और 78 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इस सरकार में तो जैसे अभी जिक्र किया कि सतपाल मलिक जी का भी इस्तीफा नहीं लिया, ठीक है, इस्तीफा तो किसी का नहीं लेते, किसी का नहीं लेते, तो इग्नोर फिर करते हैं। वो तो सरकारें भी बर्खास्त नहीं करते। नहीं सर, दोनों बातें है ना, लेकिन इंडिकेशन तो दे ही दिया जाता है ना। हाँ, इंडिकेशन भाई आपसे हम, आपके हमारे रास्ते अलग नहीं मेल खा रहे, तो उसके बाद यही है कि भाई सामने वाला अपने आप छोड़ दे। भाई देखिए 3-4 उदाहरण है इस सरकार के। शत्रुघ्न सिन्हा को भी निकाला था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। पार्टी वरुण गांधी को देखो, वरुण गांधी, यशवंत यशवंत सिन्हा और आपको सुब्रमण्यम दो स्वामी, बातें हैं मैं कह रहा हूँ। सुब्रमण्यम अभी स्वामी। एक चीज में, एक रास्ते में मैं आ रहा था, हाँ सर, कंप्लीट कर ले। हाँ बोलिए जी, आप पहले आप बोलिए। नहीं, आप अपनी बात कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था अभी रास्ते में जब मैं यहाँ इंडिया टीवी के ऑफिस आ रहा था तो जयपुर में बात हो रही थी, क्योंकि राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो मैंने पूछ रहा था कार्यक्रम लगा हुआ है कल का, इनका कल का कार्यक्रम। अभी ये भी एक सवाल है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर हों, तो राज्यसभा के सभापति को जयपुर का कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता क्यों है? ये भी एक मैसेज है, समझे आप इसको, मतलब नॉन सीरियसली मत लीजिए कि ऐसे ही बन गए। सब चीजों को आप जोड़कर देखें। और ये तो वो उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एज चेयरमैन राज्यसभा सबसे ज्यादा समय चेयर को दिया। नहीं, नॉर्मली सभापति, और खासतौर से जब प्रधानमंत्री भी बाहर हों, तो राज्यसभा के सभापति को कोई बहुत बड़ा कारण हो कि संविधान, सब बातों से तो फिर ये लगता है कि उनके मन में बात चल रही थी और इसकी तैयारी बात चल रही थी। जैसे अभी आपने जिक्र कर दिया 20 जुलाई का, उनकी पत्नी के जन्मदिन का, जिसमें ये हुआ, जो 3 साल में नहीं किया। जन्मदिन तो हर साल ही आता है मेरे ख्याल से, उसमें 800 लोग बुलाए जाना। उसमें राज्यसभा के ऑफिशियल्स भी थे, सारे के सारे, राज्यसभा टीवी के लोग भी थे, वो सब लोग थे। तो जयपुर से जब मैं अभी बात हो रही थी, किसी मित्र का ही फोन आया था जयपुर से, तो उनका आप इसका कारण जयपुर में, राजस्थान में ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, कहीं पूछिए, कहीं मुंबई में तो कोई कारण नहीं है इसका। मुंबई में? हाँ, उन्होंने कहा अब ये आपको बाद में पता चलेगा, मैं अभी नहीं बता रहा, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। ठीक है,
अब ये अलग इशू है, ये एक गॉसिप भी हो सकती है, किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा इसलिए मैंने आपको जिक्र किया। लेकिन जो जानकारी वाले कारण है उसमें दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, हमने चर्चा कर दी नड्डा साहब की। नड्डा साहब बहुत पार्टी के बड़े नेता हैं, ये दूसरी बार उन्होंने संकट खड़ा किया है पार्टी के लिए, ठीक है ना। एक तो ध्यान ही होगा आपको, इलेक्शन के दौरान जो संघ के साथ जो बोला था वो संकट अभी तक नहीं निपटा है। देखिए नड्डा जी का वो कहना ठीक है, वो नहीं वो गंभीर मसला है सर, वो सदन के नेता हैं। मैं मान रहा हूं, लेकिन वो ही ट्रिगर बन नहीं जाएगा। वो ट्रिगर नहीं है, मैं तो कह रहा हूं वो कारण नहीं है, लेकिन मैं तो वो जब चर्चा उसकी हो रही थी तो इसलिए मैंने कहा। अब दो जिन चर्चा हो रही है, दो बातों पर आप चर्चा करें। एक की हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरकार जब लोकसभा में लेकर आ रही है व्यवस्था, आप जानते हैं इम्पीचमेंट मोशन की, इम्पीचमेंट मोशन किसी भी हाउस में एक लेकर आ जाए उसी पर कार्रवाई होती है, दोनों हाउस में वो चलता है। जब सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि सरकार तो लेकर नहीं आएगी जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, तो पार्टी ने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की और सबको मिलाकर वो करीब 150 लोगों के 143 लोगों के उस पर साइन हुए, 140-45 लोगों 45 की, जो सरकार ने करवाया, जो सरकार ने किया वो लोकसभा में जिसको जिस पे लाना था। राहुल गांधी के भी दस्तखत।